हैं कि हर फसल, हर पौधे और दूध की हर बूंद के पीछे एक बहुत बड़ी उलझन छिपी हुई है। हाँ, एक ऐसी उलझन जो मतलब कागज की पर्चियों, अनगिनत व्हाट्सएप ग्रुप्स और बस याददाश्त के भरोसे चलने वाले हिसाब किताब से बनी है। एक विशाल बिखरा हुआ नेटवर्क। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि क्या ये लीफटेक एग्रो सच में, जैसा कि इसका दावा है, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसी नींव जिस पर बाकी सब कुछ चलता है। बिल्कुल। और हमारे स्रोतों में जो मुख्य समस्या बार बार उजागर की गई है वो है भारतीय कृषि व्यवसाय का असंगठित होना। तो लीफटेक एग्रो का लक्ष्य इसी बिखरे हुए इकोसिस्टम को एक डिजिटल धागे में पिरोना है। नर्सरी से लेके किसान, फिर विक्रेता, वितरक, सबको एक ही मंच पर लाना। हाँ, सबको एक साथ। तो चलिए इस बड़े विचार की परतें खोलते हैं। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम बनना, ये सिर्फ एक ऐप बनाने से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तकनीकी दस्तावेज इसे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है। और इनके लोगों में भी यही कहानी छिपी है ना? एक हरी पत्ती जो कृषि का प्रतीक है और वो धीरे धीरे डिजिटल पिक्सल में बदल रही है। प्रकृति और प्रौद्योगिकी का संगम। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो इसके डिजाइन के पीछे की सोच है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पूरी प्रणाली है। ओके। और हमारे स्रोतों के अनुसार ये 3 मुख्य सिद्धांतों पर बनी है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत क्या है जो इस पूरी इमारत को थामे हुए है? पहला सिद्धांत है, ये भूमिका आधारित है, मतलब रोल बेस्ड है, लेकिन सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? आसान शब्दों में मतलब एक किसान के लिए ऐप अलग तरह से काम करता है और एक वितरक के लिए अलग, क्योंकि दोनों की जरूरतें और काम करने के तरीके अलग हैं। अच्छा। लेकिन खूबसूरती इस बात में है कि जब किसान अपनी फसल की जानकारी सिस्टम में डालता है तो वो जानकारी तुरंत उसके आसपास के विक्रेता को दिख जाती है। तो डेटा एक भूमिका से दूसरी भूमिका तक पानी की तरह बहता है, बिना किसी रुकावट के। बिल्कुल। यानी हर किसी को वही जानकारी मिलती है जो उसके काम की है, लेकिन सबकी जानकारी मिलकर एक बड़ी ज्यादा सार्थक तस्वीर बनाती है। सही कहा। दूसरा सिद्धांत मुझे मनोविज्ञान से ज्यादा जुड़ा हुआ लगा। चैट स्टाइल फाइनेंस। हाँ, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये डर को हटाने का एक तरीका है। भारत में खासकर ग्रामीण इलाकों में हिसाब किताब, बिलिंग, खाता बही, ये सब शब्द ही डरावनी और जटिल हो सकते हैं। लीफटेक ने इसे एक व्हाट्सएप चैट जैसा बना दिया है, फाइनेंस को एक बातचीत में बदल दिया है। जब लेन देन एक सरल सी बातचीत की तरह दिखता है तो किसान और विक्रेता इसे दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सहायक की तरह देखते हैं। सही। विवाद की गुंजाइश ही कम हो जाती है। और तीसरा सिद्धांत इसी व्यवहारिकता को और आगे ले जाता है। मैप फर्स्ट डिस्कवरी, नक्शे के जरिए खोज। एक किसान को अपने 10-20 किलोमीटर के दायरे में ही सब कुछ चाहिए होता है। नर्सरी, बाजार, दुकानें सब आसपास। तो ये प्लेटफॉर्म किसानों को अपने आसपास की नर्सरी या बाजार की कीमतें सीधे नक्शे पर देखने की सुविधा देता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, जानकारी आपके सामने है। ये तो पारदर्शिता की बात हुई। हाँ। इससे बिचौलियों की भूमिका बदल जाती है, शायद कम भी हो जाती है। लेकिन ये सिद्धांत के स्तर पे तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में ये काम कैसे करता है? अगर मैं एक किसान हूं या एक नर्सरी का मालिक, तो मेरे लिए इसका क्या मतलब है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पौधे के सफर को देखना, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। ठीक है। ये यात्रा शुरू होती है एक नर्सरी मालिक से जो प्लेटफॉर्म पर यूजर टाइप 2 है। तो नर्सरी मालिक के लिए क्या बदलता है? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि वो अब अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा के आधार पर पौधे उगाता है। वो बीजों से लेकर पौधों के बड़े होने तक हर चीज को ट्रैक कर सकता है। कब पानी दिया, कौन सी दवाई छिड़की, लागत कितनी आई, ये सब कुछ। और जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो वो अपने फॉलोअर्स यानी आसपास के किसानों को एक बटन दबाकर तुरंत सूचित कर सकता है। और यहीं पर इसका बिजनेस मॉडल भी दिखता है। ठीक है, तो नर्सरी मालिक ने किसानों को सूचित कर दिया। अब कहानी में आते हैं हमारे किसान, यूजर टाइप 1। किसान को नर्सरी से सूचना मिलती है, वो ऐप के जरिए सीधे पौधे बुक कर सकता है। समय और अनिश्चितता दोनों बचते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। किसान अपने व्यक्तिगत आय व्यय का हिसाब भी इसी ऐप में रख सकता है। और सबसे जरूरी बात, जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो वो उसे बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर सकता है। और वो आसपास के विक्रेताओं को उनके नक्शे पर दिखाई देती है। एग्जैक्टली। स्रोत में एक लाइन है जो कहती है,
इससे किसान को पूरी वित्तीय स्पष्टता और बाजार तक सीधी पहुंच मिलती है। लेकिन क्या इससे छोटे विक्रेताओं का धंधा चौपट नहीं हो जाएगा, जो अब तक बिचौलिए का काम करते थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और सिस्टम उन्हें बाहर करने के बजाय उन्हें भी अपने इकोसिस्टम में शामिल करने की कोशिश करता है। यहीं पर आते हैं सेलर, प्राथमिक विक्रेता। हाँ, जो यूजर टाइप 4 हैं। वे बिचौलिए ही हैं, लेकिन अब वे ज्यादा व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। वे अपने ऐप में नक्शे पर किसान की उपज देखते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके इलाके में कौन क्या उगा रहा है। बिल्कुल, वे किसान को डिजिटल बिल भेज सकते हैं, एक लाइव खाता बही बना सकते हैं जो दोनों के साथ साझा की जाती है। ये उनके लिए खाता बुक प्लस ERP प्लस मार्केट मैप जैसा बन जाता है। उनका काम ज्यादा पारदर्शी और कुशल हो जाता है। तो ये उन्हें हटाने के बजाय उन्हें और शक्तिशाली बना रहा है, बशर्ते वो तकनीक को अपनाएं। सही। और ये सिर्फ फसल तक ही सीमित नहीं है ना, मैंने स्रोतों में डेयरी और दूसरी भूमिकाओं का भी जिक्र देखा। हाँ, ये इकोसिस्टम बहुत विविध है। तकनीकी दस्तावेज में 11 अलग-अलग भूमिकाओं का वर्णन है, जैसे डेयरी मिल्क कलेक्टर्स, दूध इकट्ठा करने वाले। हाँ, वे हर दिन किसानों से दूध इकट्ठा करते हैं, फैट और मात्रा रिकॉर्ड करते हैं और भुगतान का प्रबंधन करते हैं। ये सब कुछ अब ऐप के जरिए होता है, तो हिसाब किताब में होने वाली गलतियों और विवादों की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और उर्वरक और कीटनाशक की दुकानें, वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है। जब कोई किसान उनसे खाद खरीदता है, तो वो खर्च किसान के व्यक्तिगत व्यय विश्लेषण में अपने आप जुड़ जाता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक मिनट रुकते हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव है। हम कागज, फोन कॉल और व्हाट्सएप की दुनिया से निकलकर एक ऐसे सिस्टम की बात करें जहां हर पौधे, हर बिल और दूध की हर बूंद का एक डिजिटल रिकॉर्ड है। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये पूरे सोचने के तरीके को बदल रहा है। तो ये सब मुमकिन कैसे होता है? इसके पीछे की तकनीक क्या है? 2 मुख्य चीजें इसे जमीन पर उतारती हैं। पहली है सूचनाएं और व्हाट्सएप ऑटोमेशन। ये बहुत जरूरी है, खासकर ग्रामीण भारत में जहां व्हाट्सएप ही सब कुछ है। सही कहा। बिल, भुगतान की रसीदें, ऑर्डर अपडेट्स, सब कुछ सीधे व्हाट्सएप पर भेजे जा सकते हैं। लोगों से वही मिलना जहां वे पहले से ही मौजूद हैं। उन्हें कुछ नया या मुश्किल सीखने पर मजबूर नहीं करना। नहीं। और दूसरी चीज है इसका एनालिटिक्स इंजन। हर उपयोगकर्ता को उनके व्यवसाय के अनुसार विश्लेषण मिलता है। नर्सरी माले प्रोडक्शन के रुझान देखता है, जैसे कौन से पौधे ज्यादा बिक रहे हैं और कब। हाँ, और किसान अपने खर्च करने के पैटर्न को समझता है कि उसका सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है। ये डेटा को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, उसे निर्णय लेने की शक्ति में बदल देता है। और यहीं से भविष्य का रास्ता खुलता है। डेटा स्रोतों में एक AI रोड मैप का भी उल्लेख है और यहीं पर इसका असली पोटेंशियल नजर आता है। हाँ, और ये हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक है। ये प्लेटफॉर्म जो डेटा आज इकट्ठा कर रहा है, कौन क्या उगा रहा है, क्या बिक रहा है, किस कीमत पर, वो सब भविष्य में AI को शक्ति देगा। बिल्कुल। स्रोत में कुछ ठोस उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मांग की भविष्यवाणी करना, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग, उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना और स्मार्ट मूल्य निर्धारण के सुझाव देना। सिस्टम पहले से ही बता सकता है कि अगले सीजन में बाजार की मांग के आधार पर उसे टमाटर के 8,000 पौधे उगाने चाहिए और मिर्च के 5,000। सही, उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होगी। AI उसे डेटा के आधार पर सुझाव देगा। इससे बर्बादी कम होगी, मुनाफा बढ़ेगा। निश्चित रूप से। और इसका एक और गहरा पहलू है। आज एक किसान की जमीन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कल शायद उसका डेटा उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाए। उसका 5 साल का लेन देन, फसल का पैटर्न, भुगतान का इतिहास। हाँ, ये एक ऐसी डिजिटल संपत्ति है जो उसे बैंकों और बीमा कंपनियों के सामने ज्यादा शक्तिशाली बना सकती है। मतलब किसान सिर्फ फसल नहीं बल्कि जानकारी भी उगा रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये ऋण तक पहुंच को पूरी तरह बदल सकता है। अभी एक बैंक किसान की साख का आकलन कैसे करता है? पुराने तरीकों से, अक्सर अपर्याप्त तरीकों से। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर बैंक किसान के लेन देन के वास्तविक लाइव डेटा के आधार पर उसकी साख का आकलन कर सकेगा। क्या किसान समय पर भुगतान करता है? उसकी आय कितनी स्थिर है? ये पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डेटा आधारित बना सकता है, जिससे शायद छोटे किसानों के लिए ऋण लेना आसान हो जाए। ये खेल को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? लोग दशकों से एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। उन्हें ये विश्वास दिलाना कि एक डिजिटल तरीका बेहतर है, इसमें समय लगेगा। तो सफलता सिर्फ अच्छी तकनीक बनाने पर नहीं,
बल्कि एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने पर भी निर्भर करेगी। बिल्कुल। चलिए उस छोटी फिल्म की स्क्रिप्ट की अंतिम पंक्ति पर वापस चलते हैं। सिर्फ एक ऐप नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वास्तव में इस पूरे विचार का सार है। हाँ, लीफटेक एग्रो का लक्ष्य कागज, फोन कॉल, व्हाट्सएप की उस उलझन को एक संरचित एकीकृत प्रणाली से बदलना है। इसका असली नवाचार को एक सुविधा नहीं है। नहीं, इसका असली नवाचार एक ऐसा जुड़ा हुआ इकोसिस्टम बनाना है जहां जानकारी भी सामान और पैसे की तरह स्वतंत्र रूप से बहती है। ये प्रौद्योगिकी के जरिए विश्वास बनाने के बारे में है, जो भारतीय कृषि की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। हाँ, जब हर लेन देन दर्ज होता है और दोनों पक्षों को दिखाई देता है तो विश्वास अपने आप बनता है। तो अंत में सवाल वही है, क्या ये भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है? इन स्रोतों को देखने के बाद लगता है कि क्षमता तो है, निश्चित रूप से है, संभावना तो है, लेकिन रास्ता लंबा है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये विश्वास, आदत और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से कैसे निपटता है। नींव मजबूत लगती है, पर इमारत अभी बननी बाकी है। ये प्लेटफॉर्म उत्पादन, मूल्य निर्धारण और वित्त पर भारी मात्रा में डेटा एकत्र करता है। लक्ष्य है दक्षता और पारदर्शिता।